Hello students, myself Hanis Bansal. Today we will discuss about adjoint and inverse of a matrix. Basis of matrix and its property we have discussed in our previous video lecture. In this video we will discuss adjoint and inverse of a matrix and properties of adjoint and inverse. First of all, start adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix. Adjoint of matrix. Let's start that. First of all, that transpose of a matrix. Adjoint की डेफिनेशन है, मतलब बनाने का प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुज एलिमेंट. कौन सी मैट्रिक्स? हुज एलिमेंट्स. जिस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? एफ आई जे. और वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज एफ आई जे. एफ आई जे आर क्लोफैक्टर्स. ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि एफ आई जे क्या होते हैं? क्लोफैक्टर्स होते हैं. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुज एलिमेंट जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? एफ आई जे हैं. एफ आई जे क्या है ये बताया भी है. विच आर जो क्या है? क्लोफैक्टर्स हैं. किसके एलिमेंट्स के हिसाब से होते हैं? ए आई जी के हिसाब से. A11 का F11, A12 का F12, A13 का F13. और ये कैसे फाइंड करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. ऑफ मैट्रिक्स ए. ऑफ मैट्रिक्स ए मीन जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि साथ में ये एक मैट्रिक्स है, कोई भी मान लेते हैं 1 2 -1 3. ये एज्यूम कर लेते, ये दिख रहा है कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 की. सबसे पहले क्या करने हैं? इसलिए एलिमेंट्स देखने, ये इसलिए 4 एलिमेंट. फिर उन एलिमेंट्स का क्या फाइंड करना है? क्लोफैक्टर फाइंड करना है. अब क्लोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं तो 4 क्लोफैक्टर आएंगे. अभी तो हम प्रोसेस देख रहे हैं, बाद में देख लेंगे डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे हम. तो पहले देखते हैं, मैं ये फाइंड कर रहा हूँ F11, F12, F21 और F22. 4 क्लोफैक्टर आएंगे. क्लोफैक्टर में ये हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें साइन आता है पॉजिटिव नेगेटिव का. जैसे 1 + 1 2, 2 इज इवन पॉजिटिव. 1 + 2 3 नेगेटिव. 2 + 1 3 इज ऑड नेगेटिव. 2 + 2 4 पॉजिटिव. ये तो साइन हो गया. अब स्टार्ट करते हैं 1 1. इट इज द क्लोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11. इट इज A11. लेफ्ट द corresponding row and corresponding column. Remainder is only single element which is 3. 1 2. It is the clofactor of A12. It is A12. Left the corresponding row and corresponding column. Remaining is -1. Overall is +1. 2 1. It is the 2 1. So left corresponding row and corresponding column. Remaining element is 2. और लास्ट एलिमेंट इज 2 2. सो 3 इज corresponding row and corresponding column. Remaining is 1. It is the clofactors. Now we will make a matrix whose elements are Fij. Fij mean F11, F11, F12, F21 और F22. ये वो मैट्रिक्स है Fij जिसके एलिमेंट है. ये गिवन मैट्रिक्स थी एक मैट्रिक्स ए ऑफ जिसके एलिमेंट्स हैं Aij, A11, A12, A21, A22. और उस एलिमेंट्स के क्या फाइंड किए? क्लोफैक्टर्स फाइंड किए. उन क्लोफैक्टर से एक क्या बनाई? मैट्रिक्स बनाई. और जैसे ही इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, ये Fij मैट्रिक्स बनाई है और इसका क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया. ट्रांसपोज किया. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स. तो फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंज इन सेकेंड कॉलम. ये ट्रांसपोज हो गया. जैसे ही क्लोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए.
ये सिंबल रहेगा। और तो यही डेफिनेशन है, दोबारा क्लियर करते हैं एक बार। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स आर एफ आई जे, एफ आई जे हैं। एफ आई जे मीन विच आर, जो क्या हैं क्लो फैक्टर्स, ये क्लो फैक्टर थे किसले ए, उन एलिमेंट्स ले जो मैट्रिक्स ए थे, तो ये क्लो फैक्टर हैं किस मैट्रिक्स ले ए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए मैट्रिक्स ए, वी फाइंड द क्लो फैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, then we find a matrix with elements Fij, then we find its transpose is known as adjoint of A। और adjoint of A था जो which is denoted symbol short में क्या रहेगा adjoint of A, इनके बीच में डॉट नहीं है, सीधा ये है ADJ A, adjoint of A। तो adjoint कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी सबसे पहले उसके क्या फाइंड करेंगे, ये क्लो फैक्टर फाइंड करेंगे, उन क्लो फैक्टर से उसी प्रकार से एक एलिमेंट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये मैट्रिक्स है, ये सिंपल मैट्रिक्स था जिसके एलिमेंट्स ले हैं एफ आई जे क्लो फैक्टर्स हैं, और उसका फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो जो बनेगा वो एडजॉइंट बनेगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सिमिलरली हम तीन का फाइंड कर सकते हैं, तो अभी हम इसको तीन का फाइंड करेंगे, तो ये नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल देते हैं अगले। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एक मैट्रिक्स है ए 1 2 0, फर्स्ट रो, सेकंड रो 3 -1 +1, थर्ड रो 4 6 4, और इसमें क्या फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो ए है वो 3 × 3 का है, 1 2 0 3 -1 1 4 6 4। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले वही प्रोसेस, 9 एलिमेंट हैं, इन 9 एलिमेंट्स के क्लो फैक्टर्स F11 F12 F13 वो पूरा करें। तो वो पूरा करने के लिए हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट क्लास देखने के लिए वो देख लिए डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स क्लो फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा देखिए, यहाँ वो एलिमेंट आएगा जो F11 है, 1 1 + 2 पॉजिटिव। यहाँ वो आएगा जो F12 है नेगेटिव। यहाँ वो आएगा जो F13 है पॉजिटिव। यहाँ F21 नेगेटिव, F22 F23 F31 3 + 1 4 32 3 + 2 5 और 33। अल्टरनेट साइन है सारी तरफ से, प्लस माइनस प्लस, इधर से भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब साइन अल्टरनेट है, कोई भी दो साइन एक साथ नहीं है। सिंपल सब याद रखना, पहला पॉजिटिव, बाद में हर तरफ अल्टरनेट। अब देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है A11 है, तो ये रहा A11, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को लेफ्ट कर दिया। रिमेनिंग ये रहा जो कि एक माइनर है 2 × 2 का, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारा, माइनर वगैरह जो भी होता है। ये जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को लेफ्ट कर देते हैं, और जो बचा वो एक माइनर बचा, ये वाला 2 × 2 का माइनर डिटर्मिनेंट है मान लेते हैं। तो सोल्यूशन क्लास करते हैं, यहाँ इसका देख लीजिए, बात इसी पर क्लास चलेंगे। पहले इन दोनों करते हैं, -1 × 4 -4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव फॉर्मूला हिसाब से आता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, कितना आ गया -10। 1 2 की बात करेंगे अब, ये रहा 1 2, ये रो और ये कॉलम, जो रिमेनिंग रहेंगे वो ये रहेंगे, इधर से 3 4 इधर से 1 4, ये 3 4, तो 2 की बात कर रहे हैं, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए रो और कॉलम लेफ्ट कर दिया, रिमेनिंग ये रहा 3 4 एंड 1 4। तो 3 4 से 3 4 जा 12 -4 1 जा 4 8। सिमिलरली इस जीरो के लिए फाइंड करें ले, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो लेफ्ट कर दिया, 3 6 जा 18 -1 × 4 -4, ओवरऑल हो गया 22। ठीक है, सिमिलरली बात की फाइंड करते हैं, इस 3 के लिए ये कॉलम ये रो लेफ्ट किया, 2 4 जा 8 माइनस ये 0,
इस 2 2 के लिए फाइंड किया तो ये रो ये कॉलम लेफ्ट किया, ये कॉलम है ये रो है, 4 1 जा 4 माइनस 0। इस 1 के लिए फाइंड किया ये कॉलम ये रो, 6 1 जा 6 माइनस 8 माइनस 2। इस 4 के रिस्पेक्ट में 2 1 जा 2 माइनस 0। इस 6 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम ये रो 1 माइनस 0। और लास्ट इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो ये 4 है -1 और -6 -7। तो ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में सारी वो मैट्रिक्स आ ली जो इसलिए क्लो फिल्टर्स से बनी है, और क्लो फिल्टर्स भी हमने एक साथ ही फाइंड कर लिए। और एडजॉइंट बताने के लिए अभी बताया फॉर्मूला क्या रहता है, इस क्लास ट्रांसपोज रहता है। और ट्रांसपोज नॉर्मली पता है फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, -10 -8 22 -8 4 + 2 2 -1 -7। ये इसला हम क्या फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब ये इसला एडजॉइंट तो आ चुका है। तो ये एडजॉइंट तो बड़ा सिंपल सा था। अब अपने इसमें डिस्कस करेंगे मेन जो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इसकी डेफिनेशन देते हैं और उससे पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। शॉर्ट में देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए कि ये ए है और ये बी है, ये दो मैट्रिक्स हैं। इन पे क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ए और बी दोनों कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट ये, और सेकंड ये है कि स्क्वायर होने के साथ साथ सेम ऑर्डर हैं। ये दो जरूरी है इनवर्स के। पहले धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। ए एंड बी जो है दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर हैं और स्क्वायर होने के साथ साथ दोनों सेम ऑर्डर भी है। इट मीन दैट इफ ए इज ऑर्डर ऑफ 2 × 2 देन बी इज ऑल्सो 2 × 2। इफ ए इज ऑर्डर ऑफ 3 × 3 देन बी इज ऑल्सो 3 × 3। मीन जिस ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर में बी है। मीन यदि बात करें तो हम क्या सकते हैं नॉर्मली दोनों का जो ऑर्डर है वो n × n है। मीन 2 × 2 3 × 3 दोनों का सेम ऑर्डर है। और ये कंपलसरी है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ बात कर रहे हैं। नॉन स्क्वायर के लिए भी बात कर रहे हैं अपने, पर पहले अपने जो बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है। और इनका जो प्रोडक्ट लिया हमने a × b। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखें, दोनों का ऑर्डर n × n सेम ऑर्डर है। सेम ऑर्डर है तो ए बी और बी ये दोनों ही पॉसिबल है। और ए और बी का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ ली एन ऑर्डर किया है, क्योंकि ए एन ऑर्डर एन है, बी एन ऑर्डर एन है। और मल्टीप्लाई किन्हीं भी दो मैट्रिक्स हमने ये डिस्कस किया हुआ है तब पॉसिबल होता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स। और रिमेनिंग ऑर्डर क्या रहा, एन क्रॉस एन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रही। और इसी तरीके पर बी ए, इस कंडीशन में ए बी और बी ए सेम रहते हैं तब जाकर इन्वर्स बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। मोस्टली ये वाला चीज़ यूज कम लेती है, बस नॉर्मली यूज लेती है। डेफिनेशन में आता है कि ए बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बी ए। तो इस कंडीशन में इन्वर्स में ए बी और बी ए इक्वल रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या कहलाता है, ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये अभी समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्यों लेते हैं जब आगे डिस्कस करें धीरे धीरे थोड़ा और कि ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स ए है। ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए। कि इसमें ध्यान रखना कि मेन कंडीशन ये है कि जो मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं ए एंड बी दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ दोनों का ऑर्डर भी सेम है, एन क्रॉस एन। और इस प्रकार से आ जाए कि ए बी का जो मल्टीप्लाई किया या बी ए का जो किया दोनों इक्वल आए और दोनों आई आए, तब ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। यदि ये दोनों इक्वल नहीं आए तो इनवर्स नहीं बनेगा। ये दोनों इक्वल भी होते हैं इसमें, ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड इज इक्वल टू आई, देन ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये तो डेफिनेशन थी। अब अपने यदि ये बात करें नॉर्मली, अब ध्यान देना, अपने ये बात करें कि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं हो,
ये अपने सिलेबस में वैसे नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि ए मैट्रिक्स है, ये नॉन स्क्वायर है, वो तो स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी आए, पर वो प्रोसेस है। यदि ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होती, स्क्वायर नहीं होती, नॉन स्क्वायर होती, और बी भी तो नॉन स्क्वायर होती, तो इसमें जो इन्वर्स होते हैं, जैसे ए की बात कर रहे हैं, इन्वर्स ऑफ ए, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मली मोस्ट ऑफ ये कहा जाता है कि इन्वर्स ऑफ ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट हैव, ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इट्स इन्वर्स, जो एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपना इन्वर्स नहीं रखती, उसका कोई इन्वर्स नहीं होता, नॉन स्क्वायर है तो इसका कोई इन्वर्स नहीं होगा, डू नॉट हैव। तो फिर हम कैसे फाइंड करें जब है ही नहीं, नॉर्मली ये कहते हैं, पर वास्तव में होता है। इसमें जो इन्वर्स होता है ना वो इस प्रकार का नहीं होता, इसमें जो इन्वर्स है वो दो प्रकार का होता है, लेफ्ट इन्वर्स होता है और एक राइट इन्वर्स होता है। इसमें इन्वर्स इस प्रकार से डिवाइडेशन हो जाते हैं, लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में उसमें भी होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में उसमें होता है, देख लें कैसे। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो इन्वर्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाता है, लेफ्ट इन्वर्स और राइट इन्वर्स के अंदर मैट्रिक्स का। अब ये कैसे होता है, अब यहाँ मतलब नॉन स्क्वायर की बात चल रही है, स्क्वायर की बात नहीं चल रही। ए को बी से मल्टीप्लाई किया, आई आ गया। अब देखिए नॉन स्क्वायर है तो एन क्रॉस एन तो है नहीं भाई, ए एम क्रॉस एन है, ये मान लेता हूँ मैं। नॉन स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑर्डर तो स्क्वायर तो नहीं है, तो रो और कॉलम सेम तो नहीं होंगी, तो एम क्रॉस एन की होगी। अब ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई तो तब होता है जब यहाँ पहले एन होता, क्रॉस में कुछ भी हो पी, भाई क्रॉस तो तभी पॉसिबल है ना जब फर्स्ट मैट्रिक्स ले नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड ले नंबर ऑफ रो सेम रहे। तो अब ये पॉसिबल है, ए बी इतना इन्वर्स ले लिए पहले, ए और बी इतना मल्टीप्लाई होना तो पॉसिबल था, तो ये पॉसिबल हो गया, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ए बी, और इक्वल टू में ये आ गया आई। अब आई का ऑर्डर आप देख सकते हो, एम क्रॉस पी हो सकती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एम क्रॉस पी थी बन सकती, पर ऐसे तो हमने नहीं पढ़ी। हमने तो ये पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना क्या है, जरूरी है, पर ये तो स्क्वायर नहीं बनी, ठीक है। अब यहाँ ये मान लेते हैं कि एन क्रॉस एम कर दें, तो एम क्रॉस एम बन ली। अब ये भी पॉसिबल है, तो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ए का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं और ए इसमें इतने साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ए इसमें इतने साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट इन्वर्स लाएगा। ऐसे ही राइट इन्वर्स बन जाता है, ठीक है, ऐसे लेफ्ट है, ऐसे ही क्या बन जाता है, राइट। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो इन्वर्स है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइडेशन हो जाते हैं, और इस प्रकार का टॉपिक अपने सिलेबस में तभी किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन में भी नहीं आता। तो ये नॉर्मली सिर्फ ध्यान रखते हैं कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं होता, डू नॉट हैव एन इन्वर्स। तो बहुत हायर बाद में बात करें तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट और राइट में डिवाइडेशन हो जाता है, नॉर्मली वैसे ये नहीं होता। अब मेथड की बात करते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड करें। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए बहुत से वे हैं, बहुत ही मेथड हैं, कम नहीं है, बट हम अपने सिलेबस में जो दो मेथड डिस्कस करेंगे, दो ही हैं, वैसे तो बहुत हैं। हम जो पहला मेथड डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एनालिसिस मेथड। एनालिसिस मेथड तो लेते हैं, तो इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला आता है इन्वर्स का। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी इसमें सारा धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड हम बात करेंगे वो एक थ्योरम आती है, क्लेली हैमिल्टन थ्योरम। ये दो मेथड अपने सिलेबस में आते हैं, और कंपटीशन में भी दो यूज किए जाते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए। बातली मेथड से तो नाम भी नहीं सुना होगा कभी, ऐसे ऐसे मेथड आते हैं इसमें, और उनका यूज भी कहीं नहीं होता। मोस्टली ये दो ही यूज होते हैं, और दो ही कंपटीशन में आते हैं, दो ही +2 में आते हैं। एक मेथड और आता है नॉर्मल मेथड, वो नॉर्मल वाला जो है वो अपने RBSc बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। मोस्टली जो यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है, वो डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है, और है ये डायरेक्ट फार्मूला है तो इसलिए अप्लाई किया जाता है। अब इसमें क्या है, ये हम उसी का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं जो मैट्रिक्स जैसी है, स्क्वायर है। स्क्वायर का क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखिए
इससे आप लोग क्लियर हो जाएगा, अब इस लेयर लाइक लो फाइंड कर रहे हैं। जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है। अब यहाँ देख लीजिए व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट, और ये हमने डिटर्मिनेंट में डिस्कस किया था। तो डिटर्मिनेंट उन्हीं मैट्रिक्स का होता है जो मैट्रिक्स स्क्वायर होती है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है इट्स डिटर्मिनेंट, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हीं का डिटर्मिनेंट होता है, अदर मैट्रिक्स का तो होता नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं का होगा। इसीलिए इस मेथड से सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड होगा। तो एनालिसिस मेथड में फॉर्मूला रहता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले अपने इसी पर डिस्कस करेंगे और इसलिए एग्जांपल देख लेंगे, फिर अपने डिस्कस करेंगे क्लैली हैमिल्टन थ्योरम पर। तो इस थ्योरम में इस प्रकार से और अपने सिलेबस में कैसे यूज करने हैं। अब ये देखिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें क्या चाहिए, इसमें ए, तो ए तो गिवन होगा जिसका इनवर्स फाइंड करना है, तो हमें तो चाहिए ही नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये ध्यान रखना बस। फिर सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, जो भी मैट्रिक्स दी हुई है सबसे पहले उसका फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट। तो ए तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर कुछ कंडीशन देते हैं ऑन द फॉर्मूला बेसिस। किस प्रकार की कंडीशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट दो प्रकार कर सकता है, या तो जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा। ये होता है ना, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है, तो वैल्यू दो ही टाइप की होती है, या तो वैल्यू जीरो हो गई या वैल्यू नॉन जीरो हो गई। अब ये सपोज लीजिए कि डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, ये तो मैट्रिक्स है ना, और मैट्रिक्स है उसमें जीरो का डिवाइड कर दें। अब मैट्रिक्स में बहुत से एलिमेंट हैं, बहुत से नंबर हैं, और किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करोगे तो वो क्या बनाएगा, इनफाइनाइट बनाएगा। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट फिर तो बनेगा नहीं, इनवर्स में तो इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ए इज नॉट इनवर्टेबल, इनवर्स हो ही नहीं पाएगा। क्यों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद रखने का पैटर्न भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो अपॉन में जीरो, ऊपर तो नंबर थोड़ी है, ऊपर तो मैट्रिक्स है, जीरो तो डिवाइड करें तो इनफाइनाइट बनेगा, और जहाँ इनफाइनाइट बनता है इट मीन वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल मतलब नॉट इनवर्टेबल है। तो यहाँ पर जो यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो ए इज नॉट इनवर्टेबल। इसलिए ये जो मोस्ट पॉपुलर वर्ड यूज किया जाता है नॉट इनवर्टेबल के लिए, ए इज सिंगुलर कहा जाता है इसको। तो ये कंडीशन होगी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन होगी सिंगुलर मैट्रिक्स की। If determinant of a matrix is zero, then it is called a singular matrix. Singular mean not invertible भी कह सकते हैं। सेकंड पार्ट करते हैं, determinant of a non zero, तो मतलब नंबर आएगा, और नंबर ऊपर हैं डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स में ना एलिमेंट्स ही तो हैं, नंबर हैं, किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो क्या है, ए इज इनवर्टेबल। और इन्वर्टेबल का मीन यहाँ ए से क्या होता है, नॉन सिंगुलर। ये ध्यान रखिए उल्टा चलता है, इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर, नॉन इन्वर्टेबल सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो होता है, और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो ये इन्वर्टेबल हो गया। तो इन्वर्टेबल किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इट इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब बहुत ज़रूरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है टू ए मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल दैट डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो ये नोट कर लीजिए, फिर अपने एग्जांपल से देख लेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को। हाँ तो स्टूडेंट्स अपने कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट इट इज़ गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ 3 ऑर्डर 3 एंड इट इज़ गिवन दैट इट इज सिंगुलर, then find x. Solution में first of all it is given that a is singular, then we will use the condition of singular. Mean not invertible means our determinant of a is 0. A is singular, it means that a is not invertible, it means that determinant of a is 0. Now we will find the determinant of a by expanding any row and any column. I am trying to expand R1. First element 1, it's remaining this column and it's left 2 3 are 6 minus 2 1 are 2.
A 1 1, 1 plus 1 2, positive. It is minus 2, but it is the element of A 1 2, 1 plus 2 3, so we will use negative. Left its corresponding row and column, 3 1 ja 3 minus x plus 3, 2 1 ja 2 minus 2x is equal to 0. 6 minus 2 4 plus 2, 3 ja 6 minus 2x plus 6 minus 6x is equal to 0. 6 plus 6, 12 plus 4, 16. Minus 2 minus 6 minus 8, 8x. So x is equal to 2. For x is equal to 2, determinant of this matrix is 0, mean it is singular. It is the given a square matrix A and we want to find A inverse. If we want to find inverse of a square matrix, first of all we will find the determinant, expanding R1 with respect to 1, 3 2 ja 6 minus 1. 2 is positive but it is 1 2, so we will use negative. Sign change, 2 2 ja 4 minus 3 1 ja 3 plus 3, 2 1 ja 2 minus 3 3 ja 9. 6 minus 1 5, 4 minus 3 1 minus 2, 2 minus 9 minus 7 multiply plus 3 minus 21 is equal to minus 18 is not equal to 0. Determinant of A is non-zero, it means that A is invertible. Invertible means we can also say that A is non-singular. A is invertible, so if we want to find A inverse, we know that A inverse is adjoint A upon determinant A. Determinant A is minus 18. Now we will find adjoint of A. If we want to find adjoint of A, first of all we have to find the matrix formed by the claw factors Fij. ये हमने डिस्कस किया है, दोबारा देख लिए. फर्स्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. A 1 1, left its corresponding column and row. 3 2 ja 6 minus 1 5, 4 1 2 के लिए 2 2 ja 4 minus 3 1, इसके लिए 3 के लिए 2 1 ja 2 minus 9 minus 7, 2 1, second row first column, 2 2 ja 4 minus 3 1, 2 2, 2 1 ja 2 minus 9 minus 7 or 1 with respect to 1 minus 6 minus 5. For 3 1, element A 3 1, 2 minus 9 minus 7. For element 3 1 2, 1 minus 6 minus 4. For element 3 3, 3 minus 4 minus 1. It is the matrix formed by the claw factors of A. Adjoint of A is transport of this matrix. So adjoint of A is by transporting 4 minus 1 minus 7. First row change into first column. Second row minus 7 plus 5. Third row is minus 7 plus 5 minus 1. It is the adjoint of A. चेक कर लीजिए. Now A inverse is adjoint A upon determinant of A. So A inverse is determinant of A is in divide 18, 1 upon minus 18. A inverse adjoint A is 5 minus 1 minus 7 minus 1 minus 7 5 minus 7 5 minus 1. It is the inverse of A. If we will multiply A to A inverse, we know that the product of two matrices which are inverse of each other is equal to identity matrix. It means that if we multiply A inverse is equal to IN is equal to A inverse A.
मीन ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स कर दें या ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए कर दें, सेम आंसर आएगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। एन मतलब जिस ऑर्डर की ए है, ये 3 ऑर्डर 3 है तो ए इनवर्स भी 3 ऑर्डर 3 है। इफ़ वी मल्टीप्लाई ए टू ए इनवर्स और ए इनवर्स टू ए देन वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 or here in general form we get a identity matrix of order n. It is the inverse of a matrix and it is the first method to find the inverse of a matrix. Write down, then we will discuss some properties of inverse and adjoint, then we will discuss our next topic. हाँ तो स्टूडेंट्स, अब we will discuss next some properties on the basis of adjoint and inverse. It is most important for class 12th and all for competitive exams. So let's start. First property is that if we have A B inverse is equal to B inverse A inverse, or similarly in the transpose था A B transpose is equal to B transpose A transpose। और प्रॉपर्टियाँ बहुत सी हैं, याद रखनी है डायरेक्ट। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी, ये कोई भी एग्जांपल लेकर आप ए और बी तो लेट कर सकते हैं इस प्रकार से। जो समझने वाली उनको समझा भी देने ले, पर ये लर्न करने वाली हैं। अभी कुछ बात हमने पहले कर ली है, ए इज इन्वर्टेबल, नॉट इन्वर्टेबल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, तो वो रिपीट नहीं करेंगे। फॉर्मूला ये यहाँ से प्रॉपर्टी निकल कर आएगी, ध्यान से देख लिया इसको। इट इज़ द फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ऑफ 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। थोड़ा चेंज कर दें तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स। बिकॉज इट इज ए नंबर है तो नंबर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गया। ए इनवर्स है तो ए का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। भी ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो इधर लिख सकते हैं ना, कहीं लिख सकते हैं। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए, बहुत साइड से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दें तो ये भी एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए, और ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसमें ए इनवर्स आ रहा है और वो मैट्रिक्स एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है तो मैट्रिक्स ही, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय ए कर दिया। तो इधर तो मेरे को मिला ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। अभी इस प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट में कि ए डॉट ए इनवर्स आई होता है और आर, तो ये आई एन है, यहाँ नंबर नहीं बनेगा तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ध्यान दें। और ये भी एक मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इधर वो मैट्रिक्स बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। और इक्वल टू में ये भी आ सकता है, वो कैसे आ सकता है, यहाँ से थोड़ा चेंज करते, इस वाला प्रोसेस बनाने के लिए यहाँ थोड़ा चेंज करते। मेरे पास ये था एडजॉइंट ऑफ ए, मैं ऐसे ले देता, डिटरमिनेंट ए तो बाद में या पहले, इफेक्ट पड़ता है इससे। पहले था तो अब दोनों तरफ मेरे को जो मल्टीप्लाई बाय ए करना है वो ए इनवर्स बाद में है तो बाद में करना पड़ेगा, राइट साइड में करना पड़ेगा। तो ये आई हो गया, तो ए जॉइंट ऑफ ए डॉट ए भी आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद है। इसमें बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं, प्रूफ करना भी आता है। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, ठीक है। ए इसके बाद प्रॉपर्टी आती है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए मेरे पास जो है मैट्रिक्स है, थोड़ा समझने का प्रयास लीजिए इसको। अच्छी सी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, बड़ी इजी है। मैंने इस ए को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लेस। अब दाना ए मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को जब किसी भी राशि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, और मैंने इसलिए डिटरमिनेंट फाइंड कर दी। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब यदि इस क्ले को डिटरमिनेंट से बाहर ले जाना है, मान लीजिए ए एन क्रॉस एन ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होने वाली है वो अभी डिस्कस नहीं हो सकती। अभी मतलब थोड़ा सा याद रखें, बाद में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा समझें इसको भी। क्या लेना चाहता है कि ए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, एग्जांपल के तौर पर देखिए 1 2 2 1, बड़ा इजीली एग्जांपल देख रहे हैं। मैंने डिटरमिनेंट लिया 1 -4 -3 आ गया। फिर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी एक क्वांटिटी से। सपोज दैट कि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर मैंने इसका डिटरमिनेंट कर दिया 2
2 2 जा 4 -4 4 जा 16 -12। अब -12 में और -3 में क्या रिलेशन है? मैं लिख सकता हूँ इसको 4 × -3 -12। तो मेरे पास देख लिया है फॉर्मूला बन गया डिटरमिनेंट ऑफ 2a 4 × -3 इज डिटरमिनेंट ऑफ a। तो मैंने यहाँ एक रिलेशन बनाने का प्रयास किया है, ट्राई की है। क्या बना देती है? ए वही मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई बाय क्या किया है? 2 किया है, तो यहाँ के लिए इस लोल 2 है मेरे उस एग्जाम्पल के हिसाब से। डिटरमिनेंट ऑफ ए है 2 था तो मल्टीप्लाई 4 से हुआ। अब ये क्लेस से होता है, ये जानना, ये होता है क्ले पावर n। क्ले तो यहाँ से ये नंबर आता है और n यहाँ से ऑर्डर आता है, ये जानना, क्योंकि जितने ऑर्डर की है उतनी पावर के हिसाब से आएगा। ठीक है, इस बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक बार ये याद रखें थोड़ा सा कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्या हो गया? 2 था तो 2 की पावर ऑर्डर लेना था 2 पावर 2 4 हो गया। तो यदि किसी भी डिटरमिनेंट के हिसाब से देखिए, डिटरमिनेंट को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसको डिटरमिनेंट से बाहर निकालना हो तो डायरेक्ट बाहर ना आकर इस प्रॉपर्टी से क्ले पावर n से आता है। जैसे एक एग्जांपल की ये बात करता मैं कि ए एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की, और डिटरमिनेंट ऑफ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज -5। और मैंने फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3 है, तो इस प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई करना होता। सॉरी, मैं इसको यहाँ तो छोड़ कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ, 3 से हो जाएगा, 4 से ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या करता, मैंने अभी बताया कि ये जो स्केलर है ये बाहर आ जाएगा, इस पर पावर आएगा जितना ऑर्डर है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 4 पावर 3 64, डिटरमिनेंट ऑफ ए -5, ये आंसर आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी जिसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट लीजिए। फिर और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसलिए। हाँ, तो लेट्स स्टूडेंट, अभी अपने डिस्कस करेंगे क्लैली हैमिल्टन थ्योरम। अभी अपने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को इन्वर्स फाइंड करने के लिए अपने 2 मेथड देख लेंगे। फर्स्ट मेथड अपने एनालिसिस देख लेंगे, जो डायरेक्ट अपने देख चुके हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला। शायद हम यूज करेंगे क्लैली हैमिल्टन थ्योरम। बड़ा इजी फॉर्मूला है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी स्टेप है। तो समझिए इसको क्या जाता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ भी पहले बाउंडेशन आ गई, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसी की बात कर रहा है, satisfy its characteristic equation। बड़े सिंपल सा है, थोड़ा समझने का प्रयास लीजिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसी पर अप्लाई होगी और पर अप्लाई नहीं होने वाली, पहली बात तो ये, इसलिए बाउंडेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स तक ली है। सेटिस्फाई करती है इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी हमें ये नहीं पता कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होने वाला है, वो होता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस लैम्डा। ये लैम्डा यहाँ कोई भी स्केलर क्वांटिटी, लैम्डा यूज करें, एक्स यूज करें, कुछ भी यूज करें, जो भी यूज करें हम, मल्टीप्लाई बाय आई identity matrix of order n if a is order of n cross n, then its determinant is equal to 0। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a माइनस लैम्डा r इज इक्वल टू 0। ये याद रखनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, a माइनस लैम्डा r इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो बनती है, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करती है। ये तो थ्योरम स्टेटमेंट है, अभी यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सेटिस्फाई करेगी इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, कैसे करेगी वो इस एग्जांपल से समझने का प्रयास लीजिए। 2 वाला देखते हैं, 3 वाला ले सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 - 3 3 और 4, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाऊंगा, क्लैली हैमिल्टन यूज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करूँगा, और उसके लिए मैंने अभी बताया फॉर्मूला क्या रहता है, ए माइनस लैम्डा आर डिटरमिनेंट 0, ये रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को चाहिए ए माइनस लैम्डा आई चाहिए, वो आएगा तो डिटरमिनेंट आएगा, तो मैं पहले ए माइनस लैम्डा आई फाइंड करता हूँ। ए
2 -3 3 4, ये ए है। लैम्बडा बताया था स्केलर है, नंबर है तो अभी वो तुम फाइंड करेंगे। फिर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी होती है ना, बताया था एन ऑर्डर की, यदि ए एन ऑर्डर का है और ए 2 ऑर्डर की है तो ये भी 2 ऑर्डर की है। ये तो आया ए माइनस लैम्बडा आई। अब मैंने ए माइनस लैम्बडा आई का सोल्यूशन किया, अभी तक ए माइनस लैम्बडा आई पर डिटरमिनेंट नहीं लगाया, तो ये मैट्रिक्स आएगी, तो ये वो मैट्रिक्स आ रही है। ये लैम्बडा स्केलर है, मल्टीप्लाई सबसे होगा लैम्बडा 0 0 लैम्बडा, तो ए माइनस लैम्बडा आई मतलब आएगा 2 3 -3 4 माइनस लैम्बडा 0 0 लैम्बडा। माइनस करने का फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, 2 माइनस लैम्बडा -3 3 4 माइनस लैम्बडा। मेन नॉर्मली मैं ये कहूँ शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहूँ तो मैं कह सकता था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो प्रिंसिपल डायगोनल आएगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, ध्यान से देखिए 2 और 4, उनमें से लैम्बडा माइनस हुआ है सिर्फ, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ वहीं पर आते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। तो इसके अलावा बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो वैसे के वैसे पड़े हैं, -3 वैसे है, 3 वैसे है, और भी जो एलिमेंट है वो वैसे रहने वाले हैं। सिर्फ जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट थे उनमें से वो लैम्बडा माइनस हो गया। अब वो कहता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 कर दो, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई 4 माइनस लैम्बडा, फिर माइनस होता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -9 = 0। सोल्यूशन करें 2 4 जा 8 -2 लैम्बडा -4 लैम्बडा -6 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 = 0, लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा प्लस 17 = 0। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ये रही, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर रहा है, नाम कैरेक्टरिस्टिक दे दिया तो बात कर रहा है। इक्वेशन में इक्वेशन टाइप का बन रहा है नहीं बन रहा, तो ऑलरेडी वो तो जिस ऑर्डर था उस ऑर्डर का बनेगा ना। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये रहता है ए माइनस लैम्बडा आई का जो डिटरमिनेंट है वो 0 होना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई = 0। तो ये मेरे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी, 2 ऑर्डर 2 थी। अब देखिए यदि ए का ऑर्डर 2 है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी 2 ऑर्डर की बनेगी। यदि ए इज ए 3 ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑफ 3 ऑर्डर की भी, और यदि ये n ऑर्डर की है तो वो भी n ऑर्डर का एक इक्वेशन बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का ये प्रोसेस आ गया, जिससे मेरे पास एक इक्वेशन आई लैम्बडा में, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यदि आप इसको सॉल्व करें तो ऑलरेडी इक्वेशन है, क्यों भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू जाएंगी। जैसे कि यहाँ से लैम्बडा 2 वैल्यू आएंगी, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 तो भी 2 आएंगे ना, तो मैंने तो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 2 बता दिए। रूट्स जो लेते हैं अपने, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 2, 2 रूट्स होंगे, वो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 हैं। ये जो वैल्यूज आती हैं ये रूट्स हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए। ये उस ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं जो अपने सिलेबस में नहीं पूछता। अपने तो थ्योरम पर बात करते हैं अब। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट्स मतलब इसी थी, तो ये ए थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई का मीन संतुष्ट करेगी, मीन पुट करने पर 0 दे दी, तो मैंने पुट कर दिया, तो a² - 6a + 17 = 0, लैम्बडा रिप्लेस बाय ए, तो सेटिस्फाई कर दिया ना। यही होता है सेटिस्फाई करना, कि अपने वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं तो सेटिस्फाई कर जाता है। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ए सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो उसमें जो वेरिएबल है लैम्बडा उसके रिप्लेस पर ए पुट कर दिया, तो ए पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया ये। तो चलिए हैमिल्टन थ्योरम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेटिस्फाई करती है, तो सेटिस्फाई करवा दी मैंने। अब यहाँ से मैं इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस देख रही हैं, तो इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो ये इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई a² - 6a + 17 = 0। तो मतलब 0 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो तो 0 बन जाना है। अब वो 0 एक नंबर ना होता है, एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, यहाँ तक तो वो 0 एक नंबर था, तो ये एक लैम्बडा की वैल्यू देगा, इक्वेशन देगा, पर इधर अभी मैट्रिक्स हो गई तो ये 0 भी एक मैट्रिक्स हो गई, 0 इज ए मैट्रिक्स, यहाँ 0 नंबर है,
इक्वेशन तो नंबर है बट यहाँ आते जीरो मैट्रिक्स बन गया। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दो, पावर -1 पावर 2 ये पावर ही होती है, पता चला सकते हैं हम। तो ये जो बनेगा वो ए बनेगा, सिक्स ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए, ये डिस्कस लिया था, प्रॉपर्टी बताई थी, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, इफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स देन इज इक्वल टू आई प्लस 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ये सोल्यूशन करना है, इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो थ्योरम आपने नोट कर ली होगी, यहाँ देख लिए क्या बनेगा। सेवनटीन ए इनवर्स, वो जो दोनों इधर पॉजिटिव में उधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएंगे, सिक्स साइड पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये होगा ना, सिक्स साइड पॉजिटिव ए नेगेटिव। तो ए इनवर्स का मैं बताऊँ तो 17 मल्टीप्लाई में इधर आता है डिवाइड में, सिक्स साइड माइनस ए में 17 डिवाइड में। सोल्यूशन करना है तो स्टार्ट कर देता हूँ मैं, 1/17 6 मल्टीप्लाई आई ये 2 ऑर्डर क्यों लिया रीजन ए के हिसाब से, ए स्टार्टिंग 2 ऑर्डर था और सारे 2 ऑर्डर लाएंगे, माइनस ए ये आ गया ए इनवर्स 1/17 6 1 6 सोल्यूशन कर रहा हूँ स्टेप क्लास क्लास 6 1 6 -2 4 6 मल्टीप्लाई ये तो 0 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, 6 1 6 -4 ये 2 हो गया, ये ए इनवर्स आ गया। क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करते, तो इस प्रकार से भी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करते, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये होती है, इसका यूज इस प्रकार से किया जाता है 2 ऑर्डर में और 3 ऑर्डर में। 3 ऑर्डर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो क्यूबिक बनेगी, थोड़ा सा ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी तो ईजी रहेगा। तो इस प्रकार से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम से हो चुका है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसमें जो लैम्बडा की वैल्यूज आती हैं, स्केलर क्वांटिटी है, वैल्यूज क्यूबिक 2 3 जितनी भी आएंगी वो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं, परंतु हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको फाइंड नहीं कर रहे। और फाइंड करना होता है तो आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्यूशन करें, फैक्टर लगा कर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर ऐसे भी, तो जो लैम्बडा की वैल्यूज आएंगी वो लैम्बडा वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाने वाली हैं। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करती है तो सेटिस्फाई करा दिया, चाहे वो 2 ऑर्डर में चाहे 3 ऑर्डर में, और मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स लिया तो इससे ए इनवर्स फाइंड हो चुका है। तो ये इनवर्स फाइंड हो चुका है। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था जिसमें अपने एडजॉइंट फाइंड किया और इनवर्स फाइंड किया। इनवर्स अपने 2 वे से फाइंड किया, एक तो एनालिसिस मेथड जिसमें ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए फॉर्मूला यूज़ किया था, और फिर अपने यूज़ किया क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम से। बट ध्यान रखना कि इन दोनों ही मेथड से जितने मेथड अपने यूज़ करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स अपने कहीं भी फाइंड नहीं करते, कहीं भी नहीं आता, बहुत कम चांस है उसके आने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ वहीं आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें 2 पार्ट्स बन जाता है, लेफ्ट और राइट। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी लेफ्ट और राइट होते हैं, और जब लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स इक्वल होते हैं तभी इनवर्स माना जाता है, इतना अपने डीपली जाते नहीं हैं। तो ये दूसरा मेथड था क्लियरली हैमिल्टन थ्योरम, और कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई हैं, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट करके पूछ सकते हैं, तो आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स, और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स।